नमस्कार बच्चों। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण के बाद अगला नंबर आता है रामगुप्त का चरित्र चित्रण। तो रामगुप्त का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं ये। रामगुप्त किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का एक प्रमुख पात्र है। वह एक ऐसा पात्र है जो अपने छल कपट से अपने ही भाई और अपनी ही पत्नी, यहाँ तक कि अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है। वह एक विलासी है, मदप माने दारू पीने वाला, कायर है, कलीव है, कमजोर है, कलीव राजा है। कैसा है वह? विलासी, मदप, कायर, कलीव राजा है, जिसकी राजकाज में कोई रुचि नहीं है। इस पात्र को नाटक का खल अथवा दुष्ट पात्र कहा जा सकता है। तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है कायर और भीरू। तो रामगुप्त एक कायर भीरू राजा है। युद्ध में शत्रु का साहसपूर्ण सामना करने की उसमें अक्षमता नहीं है। वह सकराज के अपमानपूर्ण संधि प्रस्ताव को निर्लजता से मान लेता है। मंदाकिनी उसके बारे में ठीक ही कहती है। जब वीरता भागने लगती है तो उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। यानी जब वीर आदमी मैदान में भागता है तो उसके पैरों से क्या है? छल कपट की धूल उड़ती है। बाहरी शत्रु के आक्रमण से भी अधिक वह ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त से भयभीत है। उसे डर है कि कहीं वह दोनों कब्जा न कर लें। उसे संदेह है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, इसलिए वह सकराज के प्रस्ताव को मानने में एक ही चाल में भीतर और बाहर के सब शत्रु परास्त करने का अवसर समझ लेता है। वह इतना भीरू माने भयभीत है। जब ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या के लिए कृपाण निकालती है तो वह हत्या के भय से कहीं उसकी हत्या न कर दे कांप उठता है और वह डर कर हत्या दौड़ो चिल्लाता हुआ भाग जाता है। शंकाशील। रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के प्रति सदैव शंकाशील रहता है और वह ध्रुव स्वामिनी के साथ राक्षस विवाह करके उसे अपनी पत्नी तो बना लेता है, परंतु उसे हमेशा लगता है कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त के प्रति उसके मनोभावों को जानने के लिए खड्गधारिणी को ध्रुव स्वामिनी की सेवा में लगाता है। कहता भी है, ध्रुव स्वामिनी उसके मन में टिस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है तो इसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता है। वही तो नहीं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी तो वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। तो इस प्रकार वह शंकाशील है। और अगली उसकी चारित्रिक विशेषता है निर्लज, यानी बिना लज्जा का आदमी निर्लज। रामगुप्त एक निर्लज पात्र है। लज्जा जैसा भाव उसके चरित्र में कहीं भी प्रदर्शित नहीं होती। हर जगह वह अपनी निर्लजता का ही प्रदर्शन करता रहता है। वह हिजड़ों और बोनों से निर्लजता पूर्वक बातें करता है और अपनी ही पत्नी को दूसरे राजा को भेंट कर देता है। भेंट देने के स्वरूप देने के लिए तैयार भी हो जाता है। यही नहीं, वह जब ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है कि उसने सुख दुख में उसका साथ निभाने की प्रतिज्ञा की है, अग्नि के सामने की है, तब वह निर्लजता पूर्वक कहता है, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं होगी और मैं तो उस दिन द्रवाक्ष शव में डुबकी लगा रहा था। पुरोहित ने न जाने क्या क्या पढ़ लिया और उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर यानी कि वह भी उन बातों को नहीं मानता। अगला है दूरदर्शी, यानी दूर की नहीं सोचने वाला और अविवेकी, सोच विचार करने वाला नहीं राजा था। रामगुप्त महामंत्री शिखर स्वामी के छल से राजा बनने में तो कामयाब हो जाता है, परंतु वह दूरदर्शी है, अविवेकी राजा है। दूरदर्शिता और विवेक तो उसके चरित्र में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि
वह अपना शिविर एक ऐसे स्थान पर लगाता जहां शत्रु आसानी से आकर उसे घेर सकता है, तो उसकी ये अदूरदर्शिता के चलते सकराज ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। विलासी और कामुक राजा। तो रामगुप्त एक विलासी और कामुक राजा था। वह दिन रात सुरा सुंदरियों के माया जाल में उलझा रहता था, हिजड़ों और बोनों के साथ मस्करी करता था। शराब का प्याला हर समय उसके होठों पर विराजमान रहता था। बातें करते करते ही जैसे उसकी मदिरा खत्म होती थी, वह दासी को संकेत करके मदिरा मांग लेता था। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, मेरा तो कंठ सूखने लगा है। यानी छोटी बात करते ही वह मदिरा मांगने लगता था। इस प्रकार वह अत्यंत कामुक भी था। ध्रुव स्वामिनी के सामने इस तथ्य को स्वीकार करता है कि नारी को अपनी विलासिता का साधन समझता है। अगला है नारी के प्रति सम्मान भावना से रहित, यानी कि सम्मान नहीं रखता था। निश्चय ही जो व्यक्ति विलासी कामुक होता है, वह उसमें नारी के प्रति सम्मान की भावना नहीं हुआ करती है। इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं रामगुप्त है। रामगुप्त एक ऐसा पात्र है जो नारी का सम्मान तो दूर, अपनी ही पत्नी का सम्मान नहीं करता, सदैव उसकी उपेक्षा करता है और उस पर शक करता है और उसका निरादर करता रहता है। नारी के प्रति उसकी असम्मान की भावना की हद तो तब हो जाती है जब वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के संधि के प्रस्ताव पर सकराज को भेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि तुम मेरी रानी नहीं, नहीं नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। अगला है क्रूर और नरशंस, यानी क्रूर निर्दयी था। रामगुप्त एक क्रूर और नरशंस व्यक्ति भी है। शक विजय के बाद, सकराज पर विजय होने के बाद वह शक दुर्ग में पहुंच जाता है, तो विद्रोहियों को बंदी बना करके अपना राज्य निष्कटंक बनाना चाहता है। चंद्रगुप्त और सामंतों को भी बंदी बना लेता है। यहाँ उसके नरशंस रूप के दर्शन होते हैं और इसके साथ ही वह कोमा और उसके पिता मिहिर देव की भी हत्या कर देता है। वह अपना अधिकार जमाने के लिए एक निरह कोमा और मिहिर देव की निर्मम हत्या करा देता है। अगला है नीच और स्वार्थी। रामगुप्त अत्यंत नीच और स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अपनी नीचता और गिरे हुए चरित्र की प्रकाष्ठा का बखान सामंत कुमार, पुरोहित और परिषद तीनों ही करते हैं उसकी। एक सामंत कुमार कहता, रामगुप्त जैसा राजपद को कुलुषित करने के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। वह उसे हिंसक, पाखंडी, श्री कलियुग भी कहता है। पुरोहित भी उसके बारे में यह निर्णय देता है, रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित है, कर्मों से राजकलीसिव है, राजकलीसिवी कलीव है। ऐसा अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। और उधर परिषद भी निर्णय सुनाती है, अनार्य पतित कलीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार वह इतना नीच और स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए वह अंत में छल से अपने भाई चंद्रगुप्त की हत्या करने का प्रयत्न भी करता है, किंतु स्वयं मारा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बेशक रामगुप्त मगध का शासक और ध्रुव स्वामिनी का पति होने के नाते अपने चरित्र में कुछ हो, परंतु अपने वास्तविक रूप में अत्यंत ही कायर, कलीव, भीरू, निर्लज और स्वार्थी, क्रूर और नरशंस, विलासी, कामुक, नारी के प्रति असम्मान की भावना रखने के कारण कहीं से भी ध्यान दिए जाने योग्य नहीं है। उसका चरित्र वास्तव में एक घृणित दुष्ट पात्र का चरित्र है। तो इस प्रकार रामगुप्त का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। इसका भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये भी आ सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।
इसके 8 हेडिंग हैं, जैसे पहला कायर और भीरू, दूसरा है शंकाशील, तीसरा है निर्लज, चौथा है दूरदर्शी अविवेकी राजा, पांचवा है विलासी कामुक, छठा है नारी के प्रति सम्मान की भावना से रहित है, और क्रूर और नरशंस है, नीच और स्वार्थी है। इस प्रकार 8 हेडिंग में उसका शुरू हो जाता है।